नमस्कार आप सभी को। माई करियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी विषय पर चर्चा। इससे पहले हमने जो पढ़ा है, सबसे पहले हम एक बार उसे देखेंगे कि हम क्या पढ़ चुके हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था भाषा। उसके बाद हमने पढ़ा था लिपि। लिपि के बाद हमने पढ़ा था हिंदी भाषा का विकास, या फिर इसको हम और किस नाम से और हम इसे क्या बोल सकते हैं, संस्कृत भाषा की यात्रा। ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था हिंदी भाषा की उपभाषाएं। और लास्ट टॉपिक जो हमारा था, इससे पहले जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। तो ये था हमारा, इससे पहले वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था भाषा। शब्द कहाँ से लिया गया है, भाष धातु से। भाष धातु। इसके बाद लिपि क्या है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो ये आ जाएगा हमारा देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा का विकास या फिर संस्कृत भाषा की यात्रा कहें तो हिंदी भाषा का विकास और या संस्कृत भाषा की जो यात्रा है, उसमें मैंने आपको एक चार्ट बना के दिखाया था। उस चार्ट में क्या था, सबसे पहले संस्कृत ही हिंदी भाषा की जननी भी माना गया है। दूसरा था हमारा पाली। तीसरा प्राकृत। चौथा अपभ्रंश। और इसके बाद अवहट और फिर प्रारंभिक हिंदी। अब इसमें हम थोड़ा सा देख लेंगे, संस्कृत क्या है, हिंदी की जननी। हिंदी की जननी माना गया है संस्कृत को। पाली भाषा, जिसमें महात्मा बुद्ध ने अपने बहुत सारे उपदेश किसमें दिए हैं, तो वो पाली भाषा था। दूसरा हमारा है प्राकृत। महावीर स्वामी के जो उपदेश है वो किसमें है, प्राकृत में है। फिर यहाँ से ये बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना कि हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो कहाँ से हुआ है, वो अपभ्रंश से हुआ है। तो हिंदी भाषा का विकास। इसके बाद हमने पढ़ी थी हिंदी भाषा की उपभाषाएं, जिसमें क्या था, पूर्वी हिंदी। क्या था जिसमें, पूर्वी हिंदी था। और इसके बाद था हमारा
पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, फिर हमारा आता है पहाड़ी हिंदी, और बिहारी हिंदी, और अंत में जो आता है वो है राजस्थानी हिंदी। उपभाषाएं क्या है? पूर्वी हिंदी, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर पहाड़ी हिंदी, फिर बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। इसके बाद हमने पढ़ा था हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। तो हिंदी जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? कौन सी भाषा का शब्द है हिंदी शब्द? तो हिंदी शब्द है फारसी भाषा का। कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का है। ठीक है, हिंदी शब्द किसका है? फारसी भाषा का है। तो ये एक बार फिर से बता देती हूँ, भाषा जो शब्द है वो किससे बना है? भाष धातु से मिलकर बना है। उसके बाद हमने पढ़ा था लिपि। लिपि कौन सी है हिंदी की? देवनागरी लिपि है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है? संस्कृत सबसे पहले जो हिंदी की जननी मानी जाती है, फिर उसके बाद पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर प्रारंभिक हिंदी। फिर इसके बाद हिंदी भाषा की उपभाषाएं पढ़ी थी हमने। तो उपभाषाएं कौन सी थी? पूर्वी हिंदी थी, पश्चिमी हिंदी थी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। इसके बाद हमने पढ़ा था हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। तो हिंदी जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का है। चलिए अब आगे देखते हैं, जो आज के विषय पे चर्चा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो हमारी हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं हैं उनका विकास कहाँ से हुआ है। यानी कि ये जो अपभ्रंश हुआ था हिंदी भाषा, संस्कृत की जब यात्रा चली तो क्या हुआ? आगे टूट फूट के ये कई सारी भाषाओं में बनी। तो इसमें जो उपभाषाएं निकली, ये जो उपभाषाएं थी, इनका विकास कहाँ से हुआ? तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं हैं उनका विकास। लेकिन उससे पहले हम एक बहुत ही जरूरी चीज देख लेते हैं, भाषा परिवार। भाषा परिवार, भाषा परिवार जो है वो बहुत ही थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसको देख लेते हैं। भाषा परिवार क्या होता है कि जितने भी धरती पर जो जीव जंतु है, चाहे कीट पतंगे हो, चाहे फिर पेड़ पौधों की बात कर ले, उनका सबका क्या है? अपना एक परिवार है। वैसे ही भाषा का भी क्या है? एक अपना परिवार है। जैसे हम क्या करते हैं, माना अभी क्या हुआ कि ये एक परिवार, मान लो एक परिवार है ये, इसमें क्या रहे? एक्स रह रहे हैं, वाई रह रहा है, जेड रह रहा है, या क ख ग मान लीजिए। इसमें हम कौन कौन रह रहा है? क, ख और ग, ये लोग रह रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे अब इसका एक नाम रख देते हैं हम, इसका नाम रख देते हैं घर। इसको हम क्या बोलेंगे? घर। अब क्या हुआ कि थोड़ी देर के लिए कोई नहीं जानता है कि क ख ग ये घर में रहते हैं, या इसको हम कुछ और नाम दे देते हैं, घर ना रख के कुछ और नाम दे देते हैं, प नाम देते हैं। ये जो पूरा घर है इसको हम प नाम दे देते हैं। अब क्या हुआ कि ये क है, क क्या कर रहा है? थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जा रहा है, ये बाहर आया कहीं। तो इस क को बाहर के लोग अभी नहीं जानते हैं, इनको अभी इस क के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, या नहीं जानते हैं कि कहाँ से है, किस परिवार से है। तो अगर उनसे पूछा जाए, अब जब तक तो ये यहाँ पर है तब तक तो प बोला जा रहा है, प परिवार बोला जा रहा है, लेकिन जैसे ही बाहर निकला तो ये अपना परिचय कैसे देंगे कि मैं प परिवार से हूँ। क को पूछा जाएगा कि आप कौन से परिवार से हो, तो ये क्या बोलेगा? प परिवार से है। तो वैसे ही क्या होता है, भाषा में भी परिवार होते हैं। अब भाषा में कैसे परिवार होते हैं? माना दो भाषाएं हैं, 2-3 भाषाएं आपस में जब एक समूह बनाती है तो वो क्या हो जाता है? उसका एक अपना परिवार हो जाता है। फिर 2-3 भाषाएं एक और समूह बनाएगी तो उनका एक अपना परिवार हो जाएगा। ऐसे ही
दो या दो से अधिक भाषाएं जब एक साथ जुड़ती है तो उनका क्या हो जाता है, अपना एक परिवार हो जाता है, वो एक अपना एक अलग परिवार बना लेती है। तो वैसे ही भारत में भी भाषा परिवार है। और वो कितने हैं भारत में भाषा परिवार? तो भारत में जो भाषा परिवार है, भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कितने हैं? 4। भारत में 4 भाषा परिवार हैं, भाषा परिवार है। अब ये जो भाषा परिवार है इसमें भी कौन कौन है तो वो देख लेते हैं। सबसे ये जो भाषा परिवार है इसमें सबसे पहले है भारोपीय। भारोपीय। दूसरा परिवार है द्रविड़। तीसरा है आस्ट्रिक। और आस्ट्रिक परिवार समझ में आ रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा ठीक से लिख देती हूं, आस्ट्रिक। और जो चौथा परिवार है उसका नाम है चीनी तिब्बत। ये है हमारा चौथा परिवार। अब ये जो भारोपीय परिवार है, इसको, ये जो भारोपीय भाषा है, ये भारोपीय भाषा जो है ये बोली जाती है भारत में 70%, सबसे अधिक बोली जाने वाली। ये जो भारोपीय परिवार है ये सबसे बड़ा है, 70% बोलते हैं। और चीनी तिब्बती जो परिवार है वो क्या है? सबसे कम, यानी कि 0.7% है। सबसे ज़्यादा कौन सी है? तो भारोपीय है। और सबसे कम कौन सी है? तो वो चीनी तिब्बत है। अब इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो हिंदी भाषा है, क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा कौन से भाषा परिवार की भाषा है? भाषा परिवार की भाषा है। तो हमारा उत्तर क्या होगा यहाँ पे? भारोपीय परिवार। कौन क्या होगा? भारोपीय परिवार। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हिंदी भाषा कौन से भाषा परिवार की भाषा है, तो वो है हमारा भारोपीय परिवार। ध्यान देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये आपको समझ में आ गया होगा भाषा परिवार कितने हैं भारत में। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। पहला भाषा परिवार है भारोपीय, दूसरा द्रविड़, तीसरा आस्ट्रिक, चौथा है चीनी तिब्बत। सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो है भारोपीय। और कितने प्रतिशत है? 70% है। फिर उसके बाद है चीनी तिब्बत, सबसे लास्ट, सबसे छोटा है चीनी तिब्बत। चीनी तिब्बत कितना है? 0.7%। और जो हिंदी भाषा है वो कौन से भाषा परिवार की भाषा है? तो वो है भारोपीय परिवार की। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उपभाषाओं का विकास। जो हमारी 5 उपभाषाएं हैं, उपभाषाओं का ठीक है। और कौन सी उपभाषाएं हैं ये? तो हिंदी की उपभाषाओं का विकास। अब ये विकास देखते हैं हम कैसे हुआ था। तो सबसे पहले हमारी क्या है, मैंने आपको बोला था प प प प, फिर ब, प प प, ब, और उसके बाद र। तो प से क्या हो गया हमारा? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी जो है वो किससे निकल कर आई है? पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी से।
मागधी। किससे हुआ है? अर्धमागधी से। इसके बाद हमारे पास आता है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का जो विकास है, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? शौर सैनी से। शौर सैनी। और इसके बाद आता है हमारे पास पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी का जो विकास है वो किससे हुआ है? वो मिला जुला है खस और शौर सैनी से। खस से भी हुआ है और शौर सैनी से भी मिला जुला है, शौर सैनी से। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी जो है, बस ये थोड़ा सा आपको हो सकता है यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कंफ्यूज होने का नहीं है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से है और बिहारी हिंदी किससे है? मागधी से। बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है? मागधी से। इसके बाद हमारे पास आता है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी का जो विकास है वो हुआ है शौर सैनी से। शौर सैनी से। एक बार फटाफट फिर से देख लेते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी से। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? शौर सैनी से। पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है खस और शौर सैनी। खस और शौर सैनी, इन दोनों, ये दोनों का ही मिला जुला मिश्रण है क्या? पहाड़ी हिंदी। और बिहारी हिंदी का विकास हुआ है मागधी से। राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है शौर सैनी से। अब हम देखते हैं ये जो पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, इसमें भी हमने क्या देखा था? इनकी जो बोलियां हैं, अब बोलियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये बोलियां जो है कहाँ कहाँ बोली जाती है। सिर्फ हमने बोली पढ़ा था कि इनमें कौन कौन सी बोलियां आती है। तो पहले हम देखेंगे पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में, पूर्वी हिंदी, यहाँ पे अर्धमागधी लिख देती हूँ, अर्धमागधी, ताकि आपको पता रहे कि इसका विकास कहाँ से हुआ है। तो अर्धमागधी से हुआ है। अब पूर्वी हिंदी में क्या क्या आता था हमारे पास? एक तो था सबसे पहले अवधी। दूसरा हमारे पास थी बघेली। और तीसरी हमारे पास थी छत्तीसगढ़ी। क्या थी? छत्तीसगढ़ी। अब ये जो अवधि है, अवधि कहाँ बोली जाती है, हमें आज ये देखना है। तो अवधि बोली जाती है लखनऊ वाले क्षेत्र में। कहाँ बोली जाती है? लखनऊ वाले क्षेत्र में क्या बोली जाती है? अवधि। बघेली जो है वो आपका रीवा वाला क्षेत्र में बोली जाती है। रीवा वाले क्षेत्र में, यानी कि एमपी में। और जो यूपी का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, यानी कि जो एमपी से लग रहा है, जो ये इसके रीवा के आसपास जो लग रहा होगा, यूपी का सीमावर्ती क्षेत्र, वहां पे भी क्या बोली जाती है? सीमावर्ती क्षेत्र के आसपास भी क्या बोली जाती है? बघेली बोली जाती है। ठीक है। रीवा और किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। रीवा जो है वो सफेद शेर के लिए प्रसिद्ध है। सफेद शेर। ठीक है। बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये रीवा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? सफेद शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो बघेली कहाँ बोली जाती है? रीवा। छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है? रायपुर। रायपुर वाले क्षेत्र में क्या बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। इसके बाद हमारे पास दूसरी जो भाषा आती है, दूसरी उपभाषा कौन सी हो जाएगी? पश्चिमी हिंदी।
पश्चिमी हिंदी का विकास कहाँ से माना जाता है? तो शौरसेनी। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है कि कौन सी पश्चिमी हिंदी का विकास कहाँ से, पश्चिमी हिंदी कहाँ से ली गई है। क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है, और क्वेश्चन ये भी आता है कि पश्चिमी हिंदी का विकास कहाँ से माना गया है, तो शौरसेनी आपका आंसर होगा। और पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती है? तो पहले आएगा कन्नौजी, दूसरा खड़ी बोली, तीसरी आपकी है बुंदेली, चौथा ब्रजभाषा। ये सारी किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ रही है। और पांचवी है बांगरू। अब हमें देखना है कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रजभाषा और बांगरू। तो हमें देखना है अब कि कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। तो कन्नौजी बोली जाती है कन्नौज में, इसके नाम से ही पता चल रहा है। खड़ी बोली बोली जाती है, खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो थोड़ा विस्तृत है। खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ, बिजनौर और आपका ये जो मुरादाबाद वाला क्षेत्र और सहारनपुर। तो कौन कौन सा है? दिल्ली, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर। इस एरिया में क्या बोली जाती है? खड़ी बोली। दिल्ली में भी खड़ी बोली का उपयोग होता है, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर में भी खड़ी बोली बोली जाती है। बुंदेली जो बोली जाती है वो बुंदेली बोली जाती है छतरपुर। ये छतरपुर आप दिल्ली वाला छतरपुर ना समझें, ये छतरपुर है एमपी। और जैसे यहाँ पे बघेली बोली जाती है एमपी और यूपी के सीमावर्ती क्षेत्रों में, वैसे ही क्या है यहाँ पे भी यूपी में भी ये यूपी का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पे भी बोली जाती है। फिर आता है हमारे पास ब्रजभाषा। ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? तो ब्रजभाषा का जो केंद्र है वो है मथुरा और आगरा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है बांगरू। बांगरू को हरियाणवी भी कहा जाता है। तो सीधा सीधा है, जब हमें इतना पता है कि बांगरू हरियाणवी है तो कहाँ बोली जाएगी ये? रोहतक। रोहतक वाले क्षेत्र में क्या बोली जाती है? बांगरू, यानी कि हरियाणा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। कौन कौन सी पढ़ ली हमने? पूर्वी हिंदी में जो बोलियां आती है उसमें अवधी कहाँ बोली जाती है? लखनऊ में। बघेली बोली जाती है आपका रीवा, यानी कि एमपी में और यूपी के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो एमपी से टच है। और तीसरी आती है हमारे पास छत्तीसगढ़ी, जो कहाँ बोली जाती है? रायपुर में। इसके बाद हमारा पश्चिमी हिंदी जो है, पश्चिमी हिंदी का विकास कहाँ से माना गया? मैंने नीचे लिखा है शौरसेनी में। और फिर उसके बाद ये इसकी जो बोलियां हैं, कन्नौजी कहाँ बोली जाती है? कन्नौज में बोली जाती है। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? दिल्ली, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर में। इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है बुंदेली। ये नंबर सीक्वेंस जरूरी नहीं है, ऐसा ही होगा, जैसे भी आपको याद रखना है वैसे कर सकते हैं। बुंदेली बोली जाती है। बुंदेली छतरपुर एमपी और यूपी का सीमावर्ती क्षेत्र। बुंदेली और बघेली का ध्यान रखना है आपको। लेकिन ये आपको इतना ध्यान देना है कि बुंदेली जो है वो पश्चिमी हिंदी है और जो बघेली है वो पूर्वी हिंदी में आती है। इसके बाद है हमारा ब्रजभाषा। ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? तो मथुरा और आगरा। ब्रजभाषा को सीधा सीधा आप श्री कृष्ण से मान लीजिए, क्योंकि ब्रजभाषा में श्री कृष्ण की जो भक्ति है, कृष्ण भक्ति जो है वो पूरी जो भी साहित्य लिखा गया है वो किस में है? ब्रजभाषा में है। या आप ये समझ लीजिए कि जो रीतिकाल का जो साहित्य है, रीतिकाल का साहित्य ब्रजभाषा है।
साहित्य, ब्रज भाषा है। और ब्रज भाषा के बारे में मैं आपको एक चीज और बता देती हूं कि ब्रज भाषा को भाषा क्यों बोला गया, क्योंकि ब्रज भाषा जो है, रीतिकाल में क्या हुआ, श्री कृष्ण के जितने भी साहित्य, जितने भी कृष्ण भक्ति में जो भी साहित्य लिखा गया वो पूरी तरीके से किस में था, ब्रज भाषा में था। क्योंकि इसमें साहित्य रचना बहुत ज़्यादा होने लग गई थी तो इसको क्या नाम दे दिया, भाषा का नाम दे दिया। मैंने आपको कहा था कि जब कोई जो भाषा होती है वो तो एक क्या होता है, उसमें पूरा साहित्य रचनाएं, आपको संवाद का भी वो माध्यम होती है, हमारा साहित्य और भी बाकी चीज़ें जो भी हमारे राजकाज होते हैं वो भाषाओं में होते हैं, राजभाषा में होते हैं। फिर उसके बाद भाषा क्या होती है, जिसको हम लिख पढ़ और समझ सकते हैं, वो भाषा होती है। फिर उपभाषाएं कैसे बनती है, उपभाषा और उपबोली में मैंने आपको फर्क समझाया था कि उपभाषा जब किसी बोली में साहित्य लिखना शुरू होता है, जब किसी बोली में साहित्य लिखना शुरू होता है तो वो क्या बन जाती है, उपभाषा बन जाती है। यानी कि बोली का जब विकास होने लग जाए, सीधी सी बात यह है कि बोली का जब धीरे धीरे विकास होने लगता है तो वो क्या बन जाती है, उपभाषा बन जाती है। तो ऐसे यहाँ पे ब्रज भाषा का भी बड़ा अच्छा विकास हो गया था और इसीलिए इसको ब्रज बोली ना बोल के इसको क्या बोल दिया था, ब्रज भाषा। अच्छा, ब्रज बुली भी इसे बोला जाता है, ब्रज बोली नहीं ब्रज बुली बोला जाता है ब्रज भाषा को। तो वो कहाँ बोला जाता है, ब्रज भाषा को ब्रज बुली बोलते हैं, ब्रज बुली, ध्यान से, ब्रज बुली। ब्रज बुली कहाँ बोला जाता है, तो ये बोला जाता है बंगाल में। कहाँ बोला जाता है, बंगाल में। और ब्रज भाषा का एक और नाम है जिसको, ये ब्रज भाषा का एक और नाम से भी जाना जाता है, ब्रजावली। ब्रजावली जाना जाता है ब्रज भाषा को, ब्रजावली नाम से कहाँ जाना जाता है, ब्रजावली, तो ये जाना जाता है असम में, असम, ठीक है। ब्रज भाषा को दो और नामों से जाना जाता है, ब्रजबुली और ब्रजावली। ब्रजावली आपका असम में बोलते हैं और ब्रजबुली बंगाल में प्रसिद्ध हुआ था। जब यहाँ बंगाल और असम में जब ब्रज भाषा को लेकर जब साहित्य रचनाएं होने लगी तो इसको किस नाम से जाना गया, ब्रजबुली बंगाल में और ब्रजावली असम में। ये कुछ ब्रज भाषा के बारे में था। और ब्रज भाषा क्योंकि कृष्ण भक्ति का जो भी साहित्य लिखा गया ब्रज भाषा में लिखा गया, इसलिए इसके पीछे भाषा जोड़ा गया, तो ये क्या बन गया, ब्रज भाषा। बांगरू आपका कहाँ हो गया, रोहतक यानी कि हरियाणा में। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है, तो मैंने बताया था आपको, खस और शौरसेनी का मिला जुला मिश्रण है, शौरसेनी, ठीक है। अब आपको इसमें क्या क्या था, पहाड़ी हिंदी में था हमारे पास 3 बोलियां थी, एक थी कुल्लुई, दूसरा गढ़वाली हिंदी और तीसरा कुमाऊनी हिंदी। तो कुल्लुई और पहला कुल्लुई था, दूसरा था हमारे पास गढ़वाली हिंदी, गढ़वाली, और तीसरा था कुमाऊनी। ये आपको जो भाषाएं दिख रही है, ये तीनों जो बोलियां हैं ये पहाड़ी क्षेत्र में बोली, इसीलिए इसको पहाड़ी हिंदी कहा गया है। कुल्लुई बोली जाती है कुल्लू मनाली वाले, कुल्लू मनाली वाला जो क्षेत्र है उस तरफ बोली जाती है कुल्लुई। यानी कि कहाँ, कौन से राज्य में पड़ता है ये, तो ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। गढ़वाली बोली जाती है उत्तराखंड का गढ़वाल मंडल में, उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में के
गढ़वाल मंडल में। और ये जो हमारा कुमाऊनी है ये बोली जाती है उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में, कुमाऊं मंडल में। ठीक है, तो ये था हमारा पहाड़ी हिंदी का। क्या है? कुल्लुई, गढ़वाली, कुमाऊनी। कुल्लुई हिंदी बोली जाती है कुल्लू मनाली वाले क्षेत्र में, गढ़वाली हिंदी बोली जाती है उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में, और कुमाऊनी हिंदी बोली जाती है उत्तराखंड के ही कुमाऊं मंडल में। अब अगला हमारे पास था बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी का विकास मैंने आपको बताया था कहां से हुआ है, तो मागधी से। कहां से हुआ है? मागधी से। अब बिहारी हिंदी में क्या क्या था? सबसे पहले था मगही, दूसरा था मैथिली, और तीसरा था भोजपुरी। भोजपुरी। अब इनके बारे में देखेंगे कि ये कहां कहां बोली जाती है। मगही जो हिंदी है, मगही बोली कहां बोली जाती है? तो ये है आपका गया वाला, गया वाला जो क्षेत्र है वहां बोली जाती है मगही। और गया वाला क्षेत्र आपको याद आ रहा होगा कि गया वाला क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है। तो यहां पे क्या हुआ था? बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है? मैथिली। मैथिली जो है वो कहां बोली जाती है? तो मैथिली का क्षेत्र है दरभंगा। दरभंगा। ये वही मैथिली मैथिली मतलब मिथिला। आपने रामायण में देखा होगा मिथिला नरेश। मिथिला किसकी मिथिला से कौन था? तो मिथिला नरेश कौन थे? जहां से सीता माता का जो मायका था वो क्या था? मिथिला। तो ये मैथिली वहीं की है। और कहाँ बोली जाती है? ये दरभंगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है भोजपुरी। भोजपुरी बोली जाती है, भोजपुरी जो है यूपी और यूपी में बोली जाती है हमारा भोजपुरी। भोजपुरी का जो क्षेत्र है वो है ईस्ट यूपी, यानी कि पूर्वी यूपी। पूर्वी यूपी में भोजपुरी बोली जाती है, उसके साथ साथ बिहार में भी बोली जाती है। पूर्वी यूपी में, पूर्वी उत्तर प्रदेश और कुछ बिहार का क्षेत्र। ठीक है, ये है हमारा भोजपुरी का। अब भोजपुरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भोजपुरी भारत की सबसे बड़ी ऐसी बोली है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। इसको कम से कम 3 करोड़ लोग भोजपुरी बोली को बोलते हैं। ठीक है, और भोजपुरी जो बोली है वो सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बोली जाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है? एक तो सूरीनाम में बोली जाती है, दूसरा फिजी में बोली जाती है, ट्रिनिडाड में बोली जाती है और गुयाना में बोली जाती है। ये और मॉरिशस में भी क्या भोजपुरी बोली जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी जो बोली बोली जाती है वो भोजपुरी है। और सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है भोजपुरी। और यही एकमात्र ऐसी बोली है जिसमें सबसे अधिक सिनेमा, हमारा जो भोजपुरी में सबसे अधिक, इन सभी बोलियों में सबसे अधिक हमारा किस बोली में हुआ है? भोजपुरी में सबसे अधिक सिनेमा चला है। तो ये किस हिसाब से भोजपुरी भारत में तो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बोली को बोला जाता है। तो ये थी हमारी बिहारी हिंदी। इसके बाद हमारे पास एक और बची है, जो क्या है, राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी को भी हम देख लेंगे। राजस्थानी हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है? तो राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है शौरसेनी से। कहाँ से हुआ है? शौरसेनी से। राजस्थानी हिंदी, और इसका विकास कहाँ से हुआ है? तो वो हुआ है शौरसेनी से। शौरसेनी से। अब आप देख लेंगे अच्छे से कि शौरसेनी से किस किस का विकास हुआ है। एक तो हुआ है पश्चिमी हिंदी का, दूसरा राजस्थानी का, और जो पहाड़ी हिंदी है उसमें भी मिला जुला मिश्रण किसका है? शौरसेनी का और खस का है। तो 3 ऐसी हिंदी उपभाषाएं हैं जिसमें शौरसेनी देखने को मिलती है, जिनका विकास किससे हुआ है? शौरसेनी से हुआ है। तो राजस्थानी हिंदी में हमारे पास क्या क्या आता था? राजस्थानी हिंदी में हमारे पास था मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। जयपुरी, ठीक है। तो ये है हमारा राजस्थानी हिंदी की जो बोलियां हैं। अब इनको देखते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन बोली जाती है। तो जो मेवाती है वो बोली जाती है राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे। राजस्थान और हरियाणा के सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, जो आपस में इनकी सीमा जहाँ लग रही है, वहाँ पे क्या बोली जाती है? मेवाती बोली जाती है। दूसरा जो मालवी बोली जाती है वो है मालवा और उज्जैन। कहाँ बोली जाती है? मालवा और उज्जैन में। और इसके बाद हमारी जो मारवाड़ी है, मारवाड़ी बोली जाती है, मारवाड़ी हमारा आ जाएगा जोधपुर, जोधपुर और बीकानेर। बीकानेर में भी मारवाड़ी बोली जाती है। इसके बाद जयपुरी कहाँ बोली जाती है? तो ये जयपुर में बोली जाती है। जैसा इसका नाम वैसा ही उसका देश, ठीक है। तो जयपुरी कहाँ बोली जाती है? जयपुर में। मेवाती एक बार फिर से देख लेते हैं। मेवाती राजस्थान हरियाणा में बोली जाती है। मालवी हमारा मालवा और उज्जैन में बोली जाती है। मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? जोधपुर और बीकानेर में बोली जाती है। जयपुरी कहाँ बोली जाती है? तो ये जयपुर में बोली जाती है। अब हमें ध्यान रखना है कि कौन सी बोलियां कहाँ कहाँ बोली जाती है। बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कभी आपको ये पूछ दिया जाएगा कि जो बीकानेर में कौन सी बोली बोली जाती है, तो आपको क्या बोलना है? मारवाड़ी। और या फिर ये बोल देंगे कि मारवाड़ी बोली कौन सी उपभाषा की भाषा है, तो मारवाड़ी बोली कौन सी उपभाषा की बोली है? तो हमारे पास आंसर होगा क्या हमारा? राजस्थानी हिंदी का। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राजस्थानी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो हमारा आंसर होगा शौरसेनी से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महत्वपूर्ण तथ्य है, वो है खड़ी बोली के लिए। खड़ी बोली जो कौन सी उपभाषा की बोली है? तो खड़ी बोली कौन सी उपभाषा की है? पश्चिमी हिंदी की, ठीक है। यहां पे लिख देती हूं मैं, पश्चिमी हिंदी की। अब इसको खड़ी बोली जो नाम पड़ा, इससे पहले इसका क्या नाम था? इसका जो मूल नाम है वो इसको कौरवी नाम से जानते हैं। पहला जो इसका जो मूल नाम है वो जानते हैं हम कौरवी। ये इसका क्या था? मूल नाम था किसका? खड़ी बोली का। खड़ी बोली इसका नाम कब पड़ा? पहले इसे कौरवी नाम से ही जानते थे, लेकिन खड़ी बोली इसका नाम कब पड़ा? जब इनमें साहित्य रचनाएं होने लगी, जब ये धीरे धीरे आगे जाके जब इसमें विकास होने लग गया, इसमें साहित्यिक रचनाएं होने लगी, तो इसको क्या बोला गया? खड़ी बोली। इससे पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? कौरवी। तो बहुत बार प्रश्न ये आता है कि कौरवी किसका मूल नाम है? किस बोली का मूल नाम कौरवी है? तो खड़ी बोली का मूल नाम कौरवी है। कभी कभी आपसे, अब क्वेश्चन किस हिसाब से बनेंगे, कभी आपसे पूछ लेंगे कि
ब्रजबुली कहाँ बोला जाता, ब्रज भाषा को ब्रजबुली कहाँ ब्रजबुली नाम से कहाँ कौन सी जगह जाना जाता है, कौन से राज्य में जाना जाता है? तो वो आपका उत्तर होगा बंगाल में। और ब्रजावली कहाँ जाना जाता है ब्रज भाषा को? तो वो हो जाएगा आपका असम में। तो ये था हमारा आज का विषय। एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। तो हमने आज क्या पढ़ा था? हिंदी भाषा की उपभाषाओं का विकास। हिंदी भाषा की उपभाषाओं का विकास पढ़ा था हमने। और हिंदी भाषा की उपभाषा में सबसे पहले हमने कौन सी भाषा पढ़ी है? पूर्वी हिंदी। तो उसका विकास कहाँ से हुआ है? पूर्वी हिंदी का हुआ है अर्धमागधी से। फिर हमने पढ़ा था पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का किससे हुआ है? शौरसेनी से। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी का किससे हुआ है? शौरसेनी से और खस। इसका मिला जुला ये मिश्रण है। जो पहाड़ी हिंदी है वो शौरसेनी और खस का मिश्रण है। उसके बाद हमने पढ़ा था बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी किसका है? मागधी का है। मागधी का बिहारी हिंदी से किसका विकास हुआ है? मागधी का विकास, मागधी से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था बिहारी हिंदी के बाद राजस्थानी हिंदी। और राजस्थानी हिंदी का विकास भी किससे है? शौरसेनी से। तो शौरसेनी से कितनी उपभाषाओं के विकास हुए हैं? तो पूरे 2 हुए हैं, पश्चिमी हिंदी का और राजस्थानी का। और जो हमारा पहाड़ी हिंदी है इसमें भी क्या है? शौरसेनी का प्रभाव देखने को मिलता है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो आपको आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, ये जो विकास हुए ये क्या होता, कैसे हो रहे थे ये? जब हमारा अपभ्रंश, जब हमने पढ़ा कि संस्कृत की यात्रा चली थी, संस्कृत की यात्रा थी और आगे जाके ये क्या बनी थी? हिंदी बनी थी। तो संस्कृत से हमने पढ़ा था कि पहले संस्कृत थी, फिर उसके बाद हमारा पाली आया, फिर पाली से प्राकृत आया, फिर प्राकृत से हमारे पास गया अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश से हम गए, अपभ्रंश से हम किसके पास गए? अवहट। फिर अवहट से हम गए कहाँ? प्रारंभिक हिंदी। तो ये जो हिंदी, ये वास्तव में तो ये किसकी यात्रा चल रही थी? ये संस्कृत की यात्रा थी। संस्कृत ही तो चल रही थी। यहाँ से संस्कृत पाली में पहुंची, पाली से प्राकृत में, प्राकृत से अपभ्रंश में, अपभ्रंश से अवहट में, और लास्ट में हमारा क्या हुआ? प्रारंभिक हिंदी। लेकिन अब फिर मैं बोल रही हूँ आपको कि उपभाषाओं का विकास। और यहाँ पर जबकि हमने क्या बोला है कि हिंदी जो है, हिंदी का विकास कहाँ से माना गया है? अपभ्रंश से। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था ये, हिंदी का विकास कहाँ से माना गया है? अपभ्रंश से। लेकिन फिर आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैम ने बताया था कि हिंदी का विकास अपभ्रंश से माना गया है, तो फिर इन भाषाओं का विकास क्यों नहीं? वास्तव में ये था कि ये जो भाषाएं, जहाँ से ये उपभाषाओं का विकास हुआ है, इनका आधार हिंदी था। लेकिन जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में ये भाषाएं बोली जाती थी, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेजेस है, जो बोलियाँ हैं, वो अपना रूप ले लेती थी। तभी तो ये ऐसे हुआ है कि पश्चिमी हिंदी हुआ, फिर पूर्वी हिंदी हुआ। अगर पूरे देश की एक ही बोली होती तो इतनी सारी हिंदी नहीं होती। फिर एक ही हिंदी होती है हमारा, और उसी में हमारा फ्लो आता। जैसे हम कभी कभी कोई इंग्लिश बोलता है तो हम कहते हैं कि अरे इनका हिंदी का फ्लो आ रहा है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है। तो वहीं से क्षेत्र, जैसे जैसे ये एरियाज हमारा, जैसे जैसे हमारा क्षेत्र बढ़ता गया, हमारा राज्य से, हिंदी के लिए कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी। ये भारत के लिए ये वो है, कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी। 4 कोस पर वाणी। ठीक है, तो समझ में आई आपको कि भारत में क्या है? कोस कोस पर तो पानी बदलता है। कोस से क्या समझ रहे हैं आप? कोस एक इकाई है किसकी? दूरी के माप की। ये प्राचीन समय में, ये जो कोस है, ये प्राचीन समय में इस इकाई का उपयोग किया जाता था। कोस में बेसिकली अनुमान लगाया जाता था कि जितनी मेरी आवाज़ जाती है, मैं जितना जोर से चिल्लाऊंगी
और कोई दूर आदमी खड़ा है, अगर वो उस आवाज़ को सुन लेता है तो उसके और मेरे बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 1 कोस है। तो ये कोस वही वाला बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी। भारत में क्या होता है कि कोस कोस पर तो पानी बदलता है और हर 4 कोस के बाद क्या बदल रही है, वाणी बदल रही है। तो वैसे ही हमारा भी क्या हुआ था, ये हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उनका भी अलग अलग उपभाषाओं का अलग अलग जगह से विकास हुआ था। तो आशा है आप सभी को ये मैंने जो आज पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ इसको थोड़ा सा आप घर पर अच्छे से और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। जब भी मैं पढ़ाती हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, और फिर आप लेक्चर, जब मेरा ये वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद भी आप उसे आराम से देख सकते हो। तो आशा है आप सबको ये समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।